नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, ब्लड रिलेशन में मैंने आपको दो टाइप के सवाल ऑलमोस्ट बता दिए थे। एक आपका पॉइंटिंग फॉर्म का जो सवाल बनता है, उस सवाल को हमारा लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया। दूसरा पजल टाइप का जो सवाल बनता है, उस सवाल को हम कैसे लगाएं, ये दो सवाल को लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब ये तीसरा जो टाइप का सवाल बनता है हमारे एग्ज़ाम में, जिसका नाम है कोडेड रिलेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टाइप के सवाल बनते हैं। बेसिकली अगर बैंक के एग्ज़ाम की बात कर ले तो बैंक के एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी एक इंस्ट्रक्शन, एक डायरेक्शन, एक निर्देश दे करके उस निर्देश में कम से कम 4 से 5 सवाल रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब कभी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में अगर आपका ये सवाल, इस टाइप के सवाल दिख जाते हैं, सपोज आप कोई एग्ज़ाम देने गए और आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल आ गया, तो आमतौर पर लोग करते क्या हैं कि इस टाइप के सवाल को छोड़ देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कारण ये है कि उनके जहन में ये बात रहती है कि अगर हम इस सवाल को टच करेंगे, अगर हम इस सवाल को लगाएंगे, इस टॉपिक, इस कोडेड रिलेशन वाले टाइप वाले सवाल को लगाएंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और अगर हमारा समय लॉस होगा तो हम एग्ज़ाम को बीट नहीं कर सकते। इसलिए उनके दिमाग में ये रहता है कि हम इस सवाल को छोड़ देंगे। क्लियर है? लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस टाइप के जो सवाल बनते हैं इतने आसान होते हैं कि अगर इस चैप्टर के जो 3 टाइप के सवाल बनते हैं, एक पॉइंटिंग फॉर्म का, एक पजल फॉर्म का, एक कोडेड फॉर्म का, अगर तीनों टाइप के सवाल आपके पेपर में आ जाएं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको देंगे लगाने के लिए? कोडेड रिलेशन का। सिर्फ आधा घंटा आप धैर्य रखिए, आधे घंटे के बाद कोई भी सवाल आपके सामने कोडेड रिलेशन का आ जाए, मैं दावा करता हूं आपसे एक भी सवाल मिस नहीं होगा। और वो भी हम इस तरीके से सवाल को टच करेंगे, इस तरीके से सवाल को लगाएंगे, सवाल के बारे में सोचेंगे कि हमें पेन कापी उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस टाइप के सवाल को लगाने का मेरा कुछ अलग नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। सिर्फ अभी तक आप जो पढ़े हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया, इसका फैमिली चार्ट, फैमिली डायग्राम, अगर वो चीज़ आप बनाना सीख गए हैं तो कोडेड रिलेशन का कोई भी सवाल आएगा आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, और वो भी बिना पेन कापी उठाए। अभी आप इस तरफ अपना दिमाग फोकस मत करिए, अभी आप इस तरफ फोकस करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोडेड रिलेशन लिखा, इस कोडेड रिलेशन का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोडेड रिलेशन, इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे रिलेशन में, उसमें किसी भी 2 पर्टिकुलर कंपोनेंट या 2 पर्टिकुलर व्यक्तियों के बीच में जो संबंध दिया रहता था, वो संबंध बिल्कुल डायरेक्टली होता था। लेकिन यहां पर जो संबंध होगा वो डायरेक्ट ना होकर एक कोड के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलेगा A+B का अर्थ है, A+B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, यानी A+B का अर्थ है A B का पिता है। या दे देगा A/B का अर्थ है A B की मां है। A% का अर्थ है A B का भाई है। P-Q का अर्थ है PQ की बहन है। यानी किसी भी 2 कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन बताएगा, वह रिलेशन एक कोड के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब इसमें देखिए, जो कोड के माध्यम से हम सवाल को, जो कोड के माध्यम से हम किसी भी रिलेशन को व्यक्त करते हैं, वो बेसिकली 2 टाइप से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आपका जो टाइप होगा
उसे बोलते हैं फॉरवर्ड टाइप, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड टाइप। एक होता है फॉरवर्ड टाइप, एक होता है बैकवर्ड टाइप। अब फॉरवर्ड टाइप में क्या है, बैकवर्ड टाइप में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया कि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? फॉरवर्ड टाइप कैटेगरी में आएगा। फॉरवर्ड टाइप इसलिए है क्योंकि यहां पर a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, यानी जो पहला कंपोनेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो पहला कंपोनेंट होगा उसका जेंडर यहां पर क्लियर होगा, बट दूसरे कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं होगा। यानी फॉरवर्ड टाइप का जो कोड दिया रहेगा उस कोड में पहले कंपोनेंट का जेंडर क्लियर होगा और दूसरे कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आ गया सवाल में a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है। अब भाई है, a भाई है, तो यहां पर भी पहले का जेंडर क्लियर है बट दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड टाइप में क्या दिया रहेगा? फॉरवर्ड टाइप में पहले कंपोनेंट पहले व्यक्ति का जेंडर क्लियर होगा, यानी जेंडर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लियर बट सेकंड और नॉट, यानी पहले का क्लियर होगा जेंडर बट दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं होगा। इतना क्लियर है ना? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यहां पर लिखा गया है बैकवर्ड टाइप। बैकवर्ड टाइप का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a प्लस बी का अर्थ है b a की मां है। a प्लस बी का अर्थ है b a की मां है। देखिए बैकवर्ड टाइप मतलब कि इस कोड में a प्लस बी बराबर b a की मां है, यानी यहां पर b मां है। इसका मतलब यह है इस सेकंड वाले कंपोनेंट का जेंडर क्लियर है बट फर्स्ट वाले कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी यहां पर b मां है, लेकिन a की बात करें तो वह उसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। इतना समझ पा रहे हैं? यानी डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड टाइप और बैकवर्ड टाइप के कोड में? डिफरेंस बस इतना है कि फॉरवर्ड टाइप का जो रिलेशन होगा उस रिलेशन में पहले कंपोनेंट का जेंडर क्लियर होगा, बट जो बैकवर्ड टाइप का कोड दिया रहेगा उस कोड में पहले का क्लियर ना होकर के दूसरे कंपोनेंट का क्लियर होगा। इतना समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल अगर लें, जैसे a% b का अर्थ है b a का पुत्र है। अब यहां पर b पुत्र है ना कि a। अगर b पुत्र है तो b तो सेकंड है ना, यानी यहां पर सेकंड का जेंडर क्लियर है बट फर्स्ट कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी फर्स्ट पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। यानी डिफरेंस की बात करें बैकवर्ड टाइप के कोड में और फॉरवर्ड टाइप के कोड में, तो क्या डिफरेंस होगा? जो फॉरवर्ड टाइप का कोड होगा उसमें जेंडर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लियर बट सेकंड आर नॉट, और दूसरे में उसका उल्टा होगा, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइप में उसका उल्टा होगा, जेंडर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज क्लियर बट फर्स्ट आर नॉट। अब शायद आपको बैकवर्ड टाइप और फॉरवर्ड टाइप के कोड को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी अगर आपके सामने कोई कोड के रूप में संबंध को लिख दिया जाए तो शायद आपको समस्या नहीं होगी कि कौन सा बैकवर्ड टाइप का कोडेड है और कौन फॉरवर्ड टाइप का कोडेड है। आगे बढ़ चले। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस टाइप के सवाल को हम किस तरीके से लगाते हैं। अभी एक ही सवाल आपके सामने लिखा गया है, इसी सवाल को आप अच्छे से देखेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिस सवाल को आप ना लगा सकें।
एक ही सवाल इसके लिए काफी है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको और सवाल बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से लगाते हैं, यानी दो आपका थीम होगा सवाल लगाने का। हमें दो चीजों की जानने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला उनका जेंडर और दूसरा क्या है, उनका जनरेशन। सिर्फ यही दो चीजें हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है इस टाइप के सवाल को लगाने में। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक होता है जेंडर, एक होता है जनरेशन। तो जेंडर की बात अभी हम तब करेंगे जब सवाल पर आएंगे। और जनरेशन की अगर बात करें तो यहां पर एक हम छोटा सा आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, और P परसेंट क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, और P एज रेट क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। ये मैंने यहां पे किसी दो व्यक्तियों के बीच जो उनका संबंध है उस संबंध को मैंने एक कोड के रूप में लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जनरेशन की बात यहां पर कर रहे हैं। अब आपको हम एक चीज यहां पर समझाने जा रहे हैं। जैसे अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि P या फिर A से हम डिनोट करें A% B प्लस C एज द रेट D और माइनस E में, इसमें ये जो आपका व्यंजक है इसमें ध्यान से समझिएगा, A और C के बीच जनरेशन गैप कितना होगा। A और C के बीच जनरेशन गैप कितना होगा। या फिर सवाल में पूछ लिया जाए B और E के बीच जनरेशन गैप कितना होगा। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल को टच नहीं कर सकते, सवाल को नहीं लगा सकते। तो सवाल को लगाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यह जानना होगा कि जनरेशन गैप कैसे हम निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जनरेशन गैप बिटवीन टू कंपोनेंट्स। तो अगर हम जनरेशन गैप की बात करें, पीढ़ी के अंतराल की बात करें, तो देखिए जनरेशन गैप हम निकालते कैसे हैं। जनरेशन गैप निकालने का जो तरीका आपका होगा, ध्यान दीजिए, जिससे शुरुआत करेगा आप उसको कंसीडर करिए कि हमें ए से शुरुआत कर रहा है तो ए को आप कंसीडर करिएगा। सबसे पहले ये जो आपका गिवन टर्म है इसको देखिए, क्या ये बैकवर्ड में है या फॉरवर्ड में। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, इसका मतलब फॉरवर्ड, यानी पहले का पता है। यहां पर P क्यू की बहन है, पहले का पता है। P डिवाइड क्यू मतलब P क्यू का पुत्र है, पहले का पता है, यहां पर भी पहले का पता है। क्लियर है। यानी यहां पर जितना कोड दिया गया है सब में पहले कंपोनेंट का जो जेंडर है वो क्या है, क्लियर है, बट दूसरे कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड टाइप का ये कोड दिया गया है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, जनरेशन गैप आपको निकालना है। देखिए हमें पता है कि अगर कहीं भी प्लस साइन आएगा इसका मतलब यह है कि जो पहला कंपोनेंट होगा, ध्यान से समझिए, समझने वाली बात है यहां पर, अगर P प्लस क्यू P क्यू की मां है तो P प्लस क्यू ही की बात नहीं करते, प्लस चाहे जिस दो कंपोनेंट के बीच में आ जाएगा वहां पर हमेशा पहला वाला जो कंपोनेंट होगा वो दूसरे की मां होगी। इतना समझ पा रहे हैं। यानी जहां पर प्लस आएगा उसके लिए हम मां रखेंगे, जहां पर माइनस आएगा उसके लिए हम बहन, जहां पर डिवाइड आएगा उसके लिए हम पुत्र, और जहां पर एजरेट आएगा उसके लिए हम क्या रखेंगे, पिता रखेंगे। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए कैसे जनरेशन गैप हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप उस
कंपोनेंट को कंसीडर करिएगा जहां से जनरेशन गैप निकालने की बात कर रहा हो, यानी ए से सी तक के बीच में जनरेशन गैप की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम ए को कंसीडर करेंगे, और अगर फॉरवर्ड टाइप का कोड दिया होगा तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और अगर बैकवर्ड टाइप का होगा तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। देखिए कैसे जाते हैं, समझिए। यहां पर डिवाइड है, डिवाइड मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है। अब ये बताइए पुत्र कौन सी पीढ़ी में आता है? पुत्र एक पीढ़ी नीचे आता है। मैंने आपको फैमिली चार्ट बनाया था, पुत्र पुत्रियां जहां आती हैं उसे हम -1 वाली पीढ़ी में रखते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिया, यहां पर लिख दिया -1, यानी इस परसेंट के लिए क्या है जनरेशन गैप, -1 है। पुत्र के लिए जनरेशन गैप क्या है, -1 है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब यहां पर दूसरे इस वाले कंपोनेंट के लिए चलते हैं। तो प्लस के लिए साइन क्या है, B+C, जहां प्लस होगा उसके लिए क्या है, मां है। अगर मां है तो इसका मतलब एक पीढ़ी ऊपर अगर जाएंगे तो +1 रखेंगे। अब ए से लेकर के बी तक हम लोगों ने जनरेशन गैप डिफाइन किया। अब आगे क्या करेंगे, सबको सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी a + b का जब जनरेशन गैप की बात करें तो कितना आएगा, ये -1 ये +1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। हमने इसका निकाला, इसके बाद इसका निकाला, जितना आया दोनों का जोड़ दिया, यानी दोनों का जोड़ने पर -1 +1 कट गया, जनरेशन गैप कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ए और सी का जो संबंध होगा वो समांतर पीढ़ी का संबंध होगा, भाई बहन भाभी का संबंध होगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं इस पे बी और ई के बीच में। अब बी और ई के बीच में ध्यान दीजिए हम कैसे निकालें। अभी इसको हम मिटा रहे हैं, बी से ई तक जाना है, फॉरवर्ड टाइप का रिलेशन है, यानी यहां पर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। बी से कहां तक जाना है, ई तक जाना है, तो बी से हम कहां तक जाएंगे, ई तक जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर प्लस लिखा है तो प्लस के लिए हम क्या रखते हैं, मां है तो मां एक पीढ़ी ऊपर, क्या हम यहां पर +1 रखेंगे इसके लिए। इसके बाद आता है एज द रेट के लिए हम क्या करेंगे, एज द रेट के लिए है यहां पर पिता, क्या पिता के लिए दोबारा आप +1 रखेंगे, पिता भी एक पीढ़ी ऊपर होता है। अब इसके बाद आता है माइनस के लिए क्या है, बहन, माइनस के लिए बहन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस, यानी बहन समांतर पीढ़ी में क्या यहाँ पर 0 रखेंगे, क्योंकि भाई बहन भाभी किस पीढ़ी में आते हैं, समांतर। हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब तीनों प्लस एज रेट माइनस का हमने निकाल लिया, सबको जोड़ दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 112, यानी +2 आ गया। इसका जनरेशन गैप क्या आ गया, 2 आ गया। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि अगर हम संबंध निकालेंगे इसमें बी और ई के बीच में, तो जो हमारा संबंध आएगा वो बी और ई के बीच में +2 का आएगा। समझ पा रहे बात ना, यानी दादा दादी और नाना नानी की पीढ़ी का। अगर पैटर्नल होगा तो दादा दादी होगा, मैटरनल होगा तो नाना नानी का संबंध होगा। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर। यानी अब हम लोग जनरेशन गैप निकाला सीख गए हैं। अब इसी में हम आपको दिखाते हैं कि जेंडर कैसे डिफाइन करेंगे। जेंडर देखिए, अगर जेंडर की बात करें तो यहां पर, या फिर अभी आपका सवाल हम समझाते हैं तो वहां पर हम अच्छे से जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं, इसको अभी हम मिटा रहे हैं। वही चीज आपका लागू होगा जब यहां पर बैकवर्ड रिलेशन होगा। अगर बैकवर्ड होगा तो हम बाएं से काउंट ना करके दाएं से काउंट करते हैं। दाएं से क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि यहां पर इसका जेंडर क्लियर ना होकर के इसका क्लियर होता है, दूसरे का क्लियर होता है। समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक बेहतरीन सवाल लिया गया है, लिखा गया है। इस सवाल को आप समझ जाइए तो समझिए, आपको और सवाल समझने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ आपके सामने सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, तुरंत उस सवाल पे टूट पड़ेंगे कि कैसे ये सवाल नहीं आएगा हमसे।
ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो आपसे ना आए। ध्यान दीजिए, देखिए ये मैंने एक सवाल लिया है। इस सवाल में ये 4 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, और इस निर्देश की मदद से ये 5 सवाल लिया गया। इसमें इस 5 सवाल को लगाना है। अमूमन अगर आपके सामने ये सवाल आ जाता है तो आप डर जाते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी देखते हैं ये पूरा 5 सवाल मात्र 1 मिनट के अंदर आता है। कैसे आता है ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि ये जो आपका संबंध दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, गिवन कोड जो दिया गया है, ये कोड बैकवर्ड टाइप का है या फॉरवर्ड टाइप का। तो ध्यान दीजिए a + b = a b की पिता है, इसका मतलब पहले का जेंडर क्लियर है तो ये बैकवर्ड का है, यानी पहले का जेंडर क्लियर है। यहां पर a भाई है तो पहले का जेंडर क्लियर है, यहां पर a बहन है तो पहले का जेंडर क्लियर है, यहां पर a पिता है तो पहले का जेंडर क्लियर है। इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन दिया गया है कोड के रूप में, ये कौन सा रिलेशन दिया गया है? फॉरवर्ड टाइप का रिलेशन दिया गया है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहले सवाल में है निम्न में से किसका अर्थ RT का मैटरनल अंकल है। सबसे पहले हम समझते हैं, पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है। मैटरनल अंकल की बात करें तो मेरे पापा का भाई, वो अंकल आपका पैटर्नल अंकल होगा। लेकिन यहां पे मैटरनल अंकल की बात करता है, यानी क्या होगा? माता का भाई होगा। माता के भाई को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। इतना क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अगर मैटरनल अंकल की यहां पर बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसी एक सवाल को समझ जाइए तो आपको दूसरा सवाल समझना ही नहीं, आप खुद लगा देंगे। मैटरनल अंकल की अगर बात करता है तो मैटरनल अंकल के लिए अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर मैटरनल अंकल का क्या होगा? अंकल है तो पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर है? अंकल है तो पॉजिटिव साइन होगा। इतना क्लियर है? अब अंकल है तो पॉजिटिव साइन होगा। अब सबसे पहले हम इसमें जेंडर चेक करेंगे कि किसमें आर को पॉजिटिव साइन मिल रहा है। अरे आर अगर मैटरनल अंकल है तो आर को पॉजिटिव साइन मिलना चाहिए, आर पॉजिटिव होना चाहिए, आर मेल होना चाहिए, आर पुरुष होना चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम पहचानेंगे कि दिए हुए व्यंजक में किसमें आर को पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम पहले वाले की बात करें, सबसे पहले देखिए a + b मतलब a b का पिता है। इसका मतलब यह है कि जितने लास्ट वाले कंपोनेंट है उसका जेंडर क्लियर ही नहीं होगा। यानी फॉरवर्ड टाइप की एक पहचान है कि फॉरवर्ड टाइप पे जो रिलेशन दिया होता है उसमें पहले कंपोनेंट का ही जेंडर क्लियर होता है, बट दूसरे का क्लियर ही नहीं होता। इतना समझ पा रहे हैं? अब देखिए आपको पहचानना है कि किस व्यंजक में आर को पॉजिटिव साइन मिलेगा। देखिए अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी इस वाले ऑप्शन की बात करें, तो यहां पर देखिए हमें आर और यम के बीच बात करें तो आर पहला है, यम दूसरा है। आर पहला है, यम दूसरा है। यानी यहां पर क्या करना है? आर और यम के बीच जब हम जेंडर निकालेंगे, जेंडर डिफाइन करेंगे, तो माइनस के लिए क्या है? सबसे पहले ये तो हमें पता है कि आर अगर पहले है तो इसका जेंडर क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होगा भी तो मैटरनल अंकल होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही हो सकता है। क्या देखिए ये पॉजिटिव साइन है, मैटरनल अंकल मतलब पॉजिटिव साइन, यानी प्लस मिलेगा, ये मेल होगा। तो आर माइनस के लिए क्या है? माइनस के लिए भाई है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन पा रहा है। ये आपका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर देखिए प्लस है आर के साथ, आर के साथ प्लस है तो प्लस के लिए क्या है? बहन है, ये नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन हो गया तो ये तो महिला हो गई, लेकिन हमें यहां पर क्या रिक्वायरमेंट सवाल का है? पुरुष होना चाहिए। तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें पुरुष ना हो करके महिला हो। तो यहां पर ये महिला है तो इस ऑप्शन को हम
गलत बोल देंगे। क्लियर है। इसके बाद इस ऑप्शन पर आते हैं। देखिए यहां पर ये आर जो है लास्ट कंपोनेंट है। हमें पता है फॉरवर्ड टाइप का जो रिलेशन होता है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट का ही जेंडर क्लियर होता है, सेकंड का क्लियर ही नहीं हो सकता, हम निर्धारित ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आर सेकंड कंपोनेंट है, इसलिए इसका भी निर्धारित नहीं हो सकता प्लस है या माइनस साइन, मेल है या फीमेल। इसलिए इस वाले ऑप्शन को भी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, गलत कर दिया। समझ पा रहे होंगे। अभी और सवाल आते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, लेकिन कंसंट्रेट होके आप समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये जो सवाल है यहां पर भी आर, यम और आर के बीच बात करें तो पहले का क्लियर होता, दूसरे का क्लियर नहीं होता। यानी यहां पर आर दूसरा है तो इसका भी जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आप कोड में देखिए, किसी भी कोड में दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं है। यहां पर आर दूसरा है तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ये 3 ऑप्शन गलत हो गया, नॉट गलत ही होगा, बचता है क्या, एक। अब इसको भी आप चेक कर लीजिए। अब आगे क्या करना है, देखिए अगर मान लेते हैं इसको गलत ना माने, इसको भी आप चेक कर लीजिए। देखिए हमने जेंडर जब डिफाइन किया तो उसमें मैंने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बचता क्या है, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये। अब इस ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो जेंडर तो मैंने डिफाइन कर लिया, अब इसके बाद हमको क्या डिफाइन करना है, जनरेशन डिफाइन करना है, पीढ़ी डिफाइन करना है। हमें पता है आर और टी के बीच में जो जनरेशन गैप होगा वो पापा वाली पीढ़ी का होगा, फादर वाली पीढ़ी का होगा, क्योंकि यहां पर अंकल लिखा गया है। इसका मतलब जो जनरेशन गैप आएगा वो +1 का गैप आना चाहिए। क्या यहाँ पे +1 का गैप आ रहा है? अगर +1 का गैप आ रहा है तो 100% ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आपको चेक करना है +1 का गैप आ रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए आर माइनस एम, माइनस के लिए क्या है, माइनस के लिए भाई है तो भाई के लिए समांतर पीढ़ी 0 रखते हैं। क्रॉस के लिए क्या है, क्रॉस के लिए क्या है, यानी क्रॉस है आपका, क्रॉस है आपका, यहां पर माता है, इसको आप क्रॉस करिए। क्रॉस है आपका, ये प्लस है ना, 2 बार प्लस हो गया तो इसको आप क्रॉस करिए। क्रॉस के लिए क्या है, क्रॉस के लिए माँ है तो माँ एक पीढ़ी ऊपर +1 आएगा। अब ये बताइए सब जब इसको सम करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आ रहा +1 आ रहा ना, यानी जेंडर भी मेल आ रहा है, जनरेशन गैप भी मेल आ रहा है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। यानी सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें जेंडर डिफाइन ना हो। क्लियर है। और अगर डिफाइन भी हो तो जो सवाल का रिक्वायरमेंट हो उसके अपोजिट हो। यहां पर मेल की बात करता है तो अगर फीमेल आ रहा है जेंडर तो उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब गलत कर देंगे। क्लियर। दूसरे सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है निम्न में से किसका अर्थ, निम्न में से किसका अर्थ FH का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। अब पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या है, अगर FH का पैटर्नल ग्रैंडफादर है तो इसका मतलब यह है कि F का जेंडर यहां पर क्लियर है और F पैटर्नल ग्रैंडफादर है। मतलब जो जनरेशन गैप होगा वो +2 का होगा। ग्रैंडफादर हमारे दादा दादी का जनरेशन गैप पैटर्नल, और जो इसका जेंडर होगा वो ग्रैंडफादर यानी दादा के पीढ़ी का, और फादर लिखा है तो क्या साइन देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, यानी मेल होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, उसका जेंडर। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में देखिए F यहां पर है, F यहां पर है तो F माइनस जे की बात करें तो माइनस के लिए क्या है, भाई है, यानी ये पॉजिटिव साइन पा रहा है, ये पॉजिटिव साइन इसे मिल रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर परसेंट है, परसेंट भी पिता है, ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी आंसर सही हो सकता है। परसेंट है, पिता है, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। और यहां पर ये लास्ट कंपोनेंट है, अगर लास्ट कंपोनेंट है तो लास्ट कंपोनेंट में फॉरवर्ड टाइप के रिलेशन में किसी भी
कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं होता, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। बचता है आपका 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, जनरेशन गैप डिफाइन करते हैं। जनरेशन गैप +2 का आना चाहिए। जब हम F से लेकर के कहां तक, F से H की बात करते हैं, F से H तक की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पर आपका H होगा, इसको सही कर लीजिए, यहां पर H होगा। देखिए जब हम H की बात करते हैं F से H तक, तो F माइनस के लिए क्या है, माइनस के लिए भाई है, तो भाई के लिए समांतर पीढ़ी यानी हम क्या लिखेंगे 0। भाई को मैंने 0 वाली पीढ़ी में रखा पहली क्लास में। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, पिता यानी +1। जब सबको जोड़ेंगे तो आ रहा है +1, लेकिन सवाल का रिक्वायरमेंट है कि F और H के बीच में +2 जनरेशन का गैप आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका क्या, रॉन्ग, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचता है 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में भी ये परसेंट है। F और H के बीच बात करें तो परसेंट का मतलब क्या, पिता, पिता मतलब +1, माइनस का मतलब क्या, भाई, 0, सबको जोड़ेंगे तो +1 आ रहा है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन गैप +1 का आ रहा है, लेकिन सवाल में बोलता है कि +2 का जनरेशन गैप आना चाहिए, क्योंकि ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, ग्रैंडफादर +2 के जनरेशन में होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन चेक करिए या ना करिए, यही आपका सही हो जाएगा। चेक करके भी देख लेते हैं। देखिए F और H के बीच जब आप चेक करेंगे तो F डिवाइड के लिए क्या है, पिता, पिता मतलब +1। फिर इसके बाद इसके बीच चेक करेंगे, फिर डिवाइड आ रहा है, डिवाइड के लिए क्या, +1, सबको जोड़ेंगे तो +1 +1 बराबर +2, यानी +2 जनरेशन का गैप भी है और मेल भी है। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। किसी कोई डाउट, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल देखिए क्या है, R%M, यहां पर साफ साफ लिख देते हैं R%M -K में K का यम से संबंध पूछ रहा है। तो K का यम से संबंध पूछ रहा है कि K का यम से क्या संबंध है। इसका मतलब यह है कि यम बोलेगा, किसको बोलेगा, K को बोलेगा। अब ये बताइए, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, हमें जनरेशन गैप भी नहीं निकालना है। देखिए कैसे, यहां पर ये जो K है ये लास्ट कंपोनेंट है, और लास्ट कंपोनेंट का जेंडर ही क्लियर नहीं होता अगर सवाल दिया हुआ है फॉरवर्ड टाइप का। इसलिए आपका यहाँ पर ना तो मेल होगा ना तो फीमेल होगा, यानी इसका उत्तर हम निर्धारित ही नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक लगा देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका K है ये लास्ट कंपोनेंट है, और फॉरवर्ड टाइप के रिलेशन में लास्ट कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं होता। इतना समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल देखिए है, MN की बेटी है। अगर MN की बेटी है तो इसे कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिएगा MN की बेटी है, MN की बेटी है, इसका मतलब देखिए MN की बेटी है तो M को साइन क्या मिलेगा, बेटी है तो निगेटिव साइन मिलेगा, और अगर बेटी है तो एक पीढ़ी नीचे होगा, यानी जो जनरेशन गैप होगा वो -1 का आना चाहिए। यानी सबसे पहला रिक्वायरमेंट सवाल का कि M को फीमेल होना है, और दूसरा रिक्वायरमेंट सवाल का कि जनरेशन गैप -1 का आना चाहिए। तो किसमें देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं जेंडर को, जेंडर डिफाइन करते हैं। तो इसमें देखिए जब जेंडर डिफाइन करेंगे तो यहां पर M के साथ D+ में जुड़ा है, तो प्लस के लिए क्या है, प्लस के लिए है बहन, बहन मतलब माइनस, यानी ये सवाल आपका ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अभी आगे बढ़ जाएंगे, हो सकता है, होगा नहीं। N%M + W, यहां पर M और W के बीच में, यहां पर इसको देखेंगे, इसको क्यों नहीं देखेंगे, इसको इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये सेकेंड कंपोनेंट है, और फॉरवर्ड टाइप के रिलेशन में सेकेंड कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं होता, इसलिए हम इसको देखते हैं, यानी इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं। M + W, प्लस के लिए क्या है, बहन है, ये भी निगेटिव साइन दे रहा है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो सकता, बट अभी हम कह नहीं सकते कि इस ऑप्शन सही होगा ही होगा।
अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ पर यम लास्ट कंपोनेंट है, तो ये तो आपका गलत ही होगा। ये भी यम लास्ट कंपोनेंट है, ये भी आपका गलत ही होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि लास्ट कंपोनेंट का जेंडर क्लियर नहीं होता। क्लियर है? किस टाइप के रिलेशन में? फॉरवर्ड टाइप के रिलेशन में। बट अगर यहीं बैकवर्ड होता तो आपका जेंडर क्लियर होता। क्लियर है? अब इसके बाद बच रहा है 2 ऑप्शन, एक आपका ये बच रहा है, एक आपका ये बच रहा। अब आपको चेक करना है कि किस में m जो है वो n की बेटी है। देखिए पहले अगर चेक करें, पहले को चेक करें तो m देखिए माइनस यानी बेटी, m प्लस के लिए क्या है? प्लस के लिए बहन है, यानी ये 0 हो गया। और क्रॉस के लिए क्या है? क्रॉस के लिए माता है, यानी ये +1 हो गया। अगर ये 0 ये +1 सबको जोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि n का जो माता होगी वो d होगी और d की बहन कौन है? m है। इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन गलत है, ये जनरेशन गैप +1 कर दे रहा। क्लियर है? अब आगे देखिए दूसरा जो आपका ऑप्शन है n%m। n% का मतलब क्या? पिता, पिता एक पीढ़ी नीचे। अब इसके बाद m + w, प्लस के लिए क्या है? प्लस के लिए है बहन, बहन मतलब 0, बहन मतलब 0, यानी n जो है वो m का पिता है। यहां से तो क्लियर है क्योंकि परसेंट के लिए पिता है, यानी जब इसका डायग्राम आप बनाएंगे, देखिए n डिवाइड m + w, तो n और m के बीच आप डिफाइन करेंगे क्या? जनरेशन गैप, तो क्या आएगा? +1 का जनरेशन गैप, यानी n जो है वो m का पिता है, तो पॉजिटिव मिल रहा है। अब इसके बाद m और w के बीच डिफाइन करेंगे, तो m और w के बीच प्लस साइन है। प्लस साइन का मतलब क्या है? बहन है, यानी ये बहन होगी किसकी? w की। तो ये बताइए अगर बहन है तो नेगेटिव साइन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि m जो है वो n की क्या है? पुत्री है या बेटी है। तो आपका सेकंड वाला क्या होगा? सही होगा। या आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर ये पहला गलत है तो 100% क्या होगा? सेकंड आपका सही होगा। एक चीज़ और, अगर 5 ऑप्शन का सवाल है तो 100% वो बैंक में आया हुआ सवाल होगा। और एक चीज़ और, 5 ऑप्शन के सवाल में 10% ही चांस होते हैं कि नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो। क्लियर है? अदरवाइज आपका जो 4 ऑप्शन होता है उसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होता है। लास्ट वाले सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट वाला सवाल आपका क्या है? d डिवाइड r, देखिए d डिवाइड r -m क्रॉस h में क्या बोलता है? m का d से, m का d से, यानी d बोलेगा किसको? m को क्या बोलेगा? d m को क्या बोलेगा? सबसे पहले ये बताइए कि m को बोला है, m को बोलना है, सॉरी d को बोलना है, किसको बोलना है? m को। यानी ये बताइए अगर हम m क्रॉस h को देखें तो क्रॉस के लिए क्या हमें मिल रहा है? क्रॉस के लिए माता मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो भी ऑप्शन होगा वो माता मतलब क्या? निगेटिव साइन वाला होगा। तो हर उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे जिसमें निगेटिव साइन नहीं होगा। क्या यहां पर? ग्रैंडसन। और एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए d% r -m क्रॉस h में h का d से संबंध, h का d से संबंध, यहां पे h का d से संबंध, अब तक हम m लिख रहे थे, यहां पर h का d से संबंध। तो ये बताइए d बोलेगा, d बोलेगा और किसको बोलेगा? h को बोलेगा। तो d अगर h को बोलेगा तो यहां पर h लास्ट कंपोनेंट है। हमें पता है लास्ट कंपोनेंट का जेंडर ही क्लियर नहीं होता। अगर जेंडर क्लियर नहीं होता तो ये बताइए, हम अगर जनरेशन गैप की बात करें तो जनरेशन गैप कितना आएगा? परसेंट के लिए क्या है? पिता, पिता मतलब क्या रखेंगे? +1, पिता मतलब +1, माइनस मतलब क्या? भाई मतलब 0, फिर क्रॉस मतलब क्या? माता मतलब +1, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? +2, यानी +2 का जनरेशन गैप, +2 का जनरेशन गैप, यानी d से r अगर
डी बोलेगा तो क्या बोलेगा, या तो ग्रैंडसन बोलेगा या फिर ग्रैंड डॉटर बोलेगा, क्योंकि इसका जेंडर ही यहां पर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर ही यहां पर क्लियर नहीं है। लेकिन यच जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, यच जो बोलेगा इसका जेंडर क्लियर है, परसेंट का मतलब है पिता, यानी जो भी बोलेगा वो पॉजिटिव साइन वाला बोलेगा। बट अगर डी बोलता है, डी के साथ से लगा है, तो यच को पॉजिटिव साइन वाला भी बोल सकता है, निगेटिव साइन वाला भी बोल सकता है। यानी यहां पर जो आपका आंसर होगा वो +2 जनरेशन का गैप आपका आता है एक ग्रैंड सन में और एक आता है ग्रैंड डॉटर में। हम क्लियर नहीं कर सकते कि ग्रैंड सन बोलेगा या ग्रैंड डॉटर, यानी +2 जनरेशन के गैप में ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, बचता है तीसरा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, यानी या तो ग्रैंडसन बोलेगा या ग्रैंड डॉटर बोलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये ना समझ में आया हो या कुछ समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। मैं दावा करता हूँ ऐसा कोई भी चीज़ होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी आपको तो हम ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट करके समझा रहे हैं, जब अभी आपके सामने थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाएंगे तो आपको पेन कापी उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे सवाल को सरसरी निगाह से देखेंगे और अपने आप आंसर आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर 3 टाइप के सवाल इसमें दे दिए जाएं, एक कोडेड का दिया जाए, एक पजल का दिया जाए, एक पॉइंटिंग का दिया जाए, मैं दावा करता हूं सबसे पहले आप किस सवाल को ट्राई करेंगे, जो कोडेड टाइप का होगा। क्लियर है? तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा आपकी जो कल की क्लास होगी वो कल की भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसमें हम अच्छे 2-3 सवाल करेंगे, इस टाइप के भी सवाल करेंगे 2-1 सवाल, और इसके अलावा हम पजल टाइप के भी सवाल अच्छे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।